Good morning everybody, myself Pratima Jaiswal and I am your science teacher. This is class 8th online video and the chapter is chapter is first part second. ये आपके फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है क्रॉप इरिगेशन या क्रॉप एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कि किस तरह हम उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई कि जब लार्ज स्केल पर हम ग्रेन्स को या पल्सेस को लार्ज स्केल पर उगाते हैं, उसके लिए प्रोसेस यूज करते हैं तो उसे क्रॉप प्रोडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कि हम अपने ग्रेन को कैसे उगाएं, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस अपनानी है, हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेनी है, हमें क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी है, हमें किन किन केमिकल्स का यूज़ करना है, हमें किस तरह उसको सेव करना है, उस फसल पक जाने के बाद उसको कैसे स्टोर करना है। तो ये सब जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं क्रॉप मैनेजमेंट। तो आपको पिछले मैंने आपको बताया था कि क्रॉप प्रोसेसिंग का हमारा जो है वो 7 स्टेप दिया हुआ है हमारी बुक में। सबसे पहला एग्रीकल्चर को प्रिपेयर करना, फिर उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसके बाद बीज का चयन और बीज बोना। तो ये 3 टॉपिक जो है पीछे डिस्कस किया गया था कि कैसे हम किन किन मशीनों की मदद से हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को पहले रेडी कर सकते हैं बीज बोने के लिए। फिर जब एग्रीकल्चर लैंड रेडी हो जाए तो हम उसमें जो है क्या मैन्योर मिलाएंगे, कौन सी खाद मिलाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे कि हम कंपोस्ट यूज करेंगे। कंपोस्ट जो होता है पेड़ पौधों द्वारा तैयार किया हुआ, मैन्युअली तैयार किया हुआ फर्टिलाइजर्स है, और केमिकल फर्टिलाइजर केमिकली तैयार किया जाता है। तो दोनों के क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये पीछे हम अपनी वीडियो में डिस्कस पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपको ये टॉपिक, इसके अलावा बीज का हम अच्छे बीजों का चयन करेंगे और बीज कैसे बोएंगे। मैनुअली भी बीज बोया जा सकता है, बीज बोए के लिए हमें बीज बोने के लिए हमारे पास मशीनें भी आती हैं। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों जब बीज बोया गया तो बीज बोने के बाद अब उसमें सिंचाई भी करनी पड़ेगी। भाई अगर आपको खाना खिला दिया जाए और पानी ना दिया जाए तो आपको क्या होगा, आपको प्यास लगेगी, आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह से जब हमने बीज बो दिया तो हमें सिंचाई भी तो करनी है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जो उसको जरूरी जो हमारी तरफ से देना है वो है वाटर। क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य डेली निकलता है, उसके पास प्लेंटी ऑफ सनलाइट पौधों के पास होता है। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में स्वयं पाया जाता है, उनके पास प्लेंटी ऑफ क्लोरोफिल है। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है ही है, जिसे प्लांट ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए चौथी चीज क्या लगती है, वाटर। तो वाटर अगर हम प्लांट को नहीं देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, हमें साउंड क्रॉप नहीं मिलेगा, हमें अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज या दालें नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए हमें वाटरिंग करना बहुत जरूरी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि तो ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि प्लांट में हमने वाटर अवेलेबल करा दिया, सनलाइट अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, क्लोरोफिल उनके पास ही है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे और मिट्टी से उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जा रहा है। लेकिन हमारा एक जो न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, जो हमारा नाइट्रोजन है एज अ न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए, वो उन्हें ज्यादा मात्रा में चाहिए और मिट्टी से उतनी ज्यादा नाइट्रोजन वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है मैं नाइट्रोजन आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे पौधों में मिट्टी द्वारा तो नाइट्रोजन जाता ही और कैसे एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन पौधों में मिलता है। तो इसके लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक साइकिल अपने आप डेवलप है, जिससे कि नाइट्रोजन प्लांट को मिलता है और जो एक्सेस नाइट्रोजन डेड मटेरियल के रूप में अगर प्लांट और एनिमल की बॉडी में है तो वो कैसे डिकम्पोज होकर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस साइकिल के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ पहले, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी है।
प्लांट के क्रॉप मैनेजमेंट में नाइट्रोजन का जो हमारा साइकिल फिक्सेशन है वो बहुत जरूरी, तो वो आपको समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम इरिगेट करते हैं तो हमें इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना होता है कि हमारे जो बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं या नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, एटमॉस्फेयर से फिक्स करके मिट्टी में फिक्स करते हैं, तो उनका खास ख्याल रखना कि उनको कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो आप इस साइकिल को समझने पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि सिंचाई में क्या क्या प्रिवेंशन देना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है और वायुमंडल की नाइट्रोजन है, ये नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर में जब बिजली चमकती है, बादल गड़गड़ाते हैं, तो उस टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के द्वारा जो नाइट्रोजन है ऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है। तो हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं ये पौधों की जड़ों में रहते हैं, हम राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम मटर के पौधों की जड़ों में सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए इसका नाम राइजोबियम पड़ा, क्योंकि मटर का वैज्ञानिक नाम राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम है। तो इन्हें हम राइजोबियम कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, मतलब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इनको अमोनिया में चेंज कर देते हैं। और एटमॉस्फेरिक अमोनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में फ्री अवस्था में है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो पौधों की जड़ों में रहते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद हमारे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन जो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक ही चीज है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पहले इसको अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बना के मिट्टी द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, जो पौधों द्वारा मिनरल्स के रूप में लिया जाता है। फिर वही बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, या अमोनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड को मिला के नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस किया करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड लेकर उसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। अमोनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है अमोनिया, पहले इसको अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया द्वारा ये मिट्टी द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, जो पौधों द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फाइंग बैक्टीरिया उस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो हमारे नाइट्रोजन अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करते हैं। यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मिट्टी द्वारा ऑब्जॉर्व करके पौधों द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है और हमारे शरीर में या एनिमल्स के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में ही रहता है। तो ये और एनर्जी देता है। तो जब ये प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी डेड हो जाती है तो जो हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं ये उस बॉडी को एंजाइम द्वारा डिकम्पोज कर देते हैं और डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से मिट्टी उसको फिक्स करते हैं, जिससे कि पौधे के शरीर में ये जाता है और पौधे शरीर से हार्बीवोरस एनिमल के शरीर में जाता है, हार्बीवोरस एनिमल से कार्निवोरस, मतलब सभी जीवों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब वो एनिमल या प्लांट बॉडी डेड हो जाती है तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन में वापस एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये नाइट्रोजन सर्कल है। तो प्लांट क्रॉप इरिगेशन में इस सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना नाइट्रोजन फिक्सिंग के तो मिनरल्स हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है
और ह्यूमंस या प्लांट बॉडी, एनिमल्स बॉडी के लिए नाइट्रोजन एक मेन घटक है। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए बहुत जरूरी होता है, बिना ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन हमारे बॉडी के सभी कार्यों में बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइट्रोजन हमारे जितने भी क्रियाकलाप हमारे बॉडी में होते हैं उसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है, हमें चाहिए, जरूर चाहिए। तो अगर ये सर्किल ना हो तो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग ही नहीं होगा। तो हमारे क्रॉप क्यों हम प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि जिससे हमारे भोजन की बेसिक नीड पूरी हो सके, क्योंकि भोजन बेसिक नीड है इंसान को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो नाइट्रोजन उसका बहुत बड़ा, नाइट्रोजन सर्किल का उसमें बहुत बड़ा योगदान। अगर नाइट्रोजन भोजन में नहीं रहेगा तो हम जो है मिनरल्स नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर के क्रियाकलापों पे असर पड़ेगा। तो नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब वापस हम अपने क्रॉप मैनेजमेंट पे आते हैं, जिसके 3 टॉपिक हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को लेवलिंग करेंगे, उसमें मैन्यूअल और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे और बीजों का चयन करके, अच्छे बीजों का चयन करके कैसे बीज बोएंगे। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की, क्योंकि जब बीज बो देंगे तो हमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी बिना, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में 4 ही चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहली सनलाइट की, दूसरी क्लोरोफिल की, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड की और चौथी वाटर की। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, या सनलाइट है, प्लेंटी ऑफ सनलाइट है, और क्लोरोफिल तो पौधे के पास खुद ही होता है। वाटर हमें उसका अवेलेबल कराना पड़ता है, वरना विदाउट वाटर हमारा जो ग्रेन है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो वाटरिंग जो होती है या सिंचाई जो होती है वो हमें करानी पड़ती है। तो अभी हम सिंचाई का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इरिगेशन के लिए हम इन मेथडों का, देखिए इसमें पिक्चर बना, इन मेथडों का यूज़ करते हैं। कुएं से सिंचाई की जाती है खेतों की अपने, या ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल से, या ये इसे रहट कहते हैं, रहट। इसमें बैल द्वारा ये रहट को चलाया जाता है। तो इसके सर्कुलेशन से ये स्ट्रक्चर इसे ट्यूबवेल के पंखे से अटैच रहता है। बैल जब सर्कुलेट करता है ऐसे अराउंड द ये व्हील के अराउंड सर्कुलेट करता है, तो उससे ये जॉइंट रहती है, ये वाली पुली जो ये बिग पुली, तो वो भी सर्कुलेट होती है, जिससे हमारा वेल जो एक पिट बना होता है, लॉन्ग पिट या कुआं या वेल कह सकते हैं, तो उससे पानी आता है और यह सिंचाई होती है। ये हमारा जो है बच्चों एंशिएंट मेथड था, एंशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन था। आजकल मॉडर्न इरिगेशन में स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में खेतों के बीच में छोटे ये इस तरह से ये स्प्रिंकलर खेतों के बीच में जगह जगह स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं, उन्हें पाइप से जोड़ दिया जाता है। तो जब ये पाइप में पानी फ्लो किया जाता है तो ये एक जैसे फव्वारा फाउंटेन आपने देखा होगा, उसमें स्प्रिंकलर लगे होते हैं तो पानी की कई धार चारों तरफ निकलती है। उसी तरह से खेतों में भी पानी की कई धार चारों तरफ से निकलती है, तो पूरा इवन डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का पूरे खेतों में हो जाता है, सब में एक समान पानी पड़ता है। तो हमारे क्रॉप को हेल्दी ग्रोइंग होती है, क्योंकि ये जो ऊपर हमारा जो एंशिएंट जो हमारा एंशिएंट प्रोसेस था, तो इसमें पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइवन था, कहीं ज़्यादा कहीं कम पानी, तो इसलिए हमारे जो क्रॉप में भी अनइवन डेवलपमेंट था। लेकिन जब स्प्रिंकलर का हम यूज़ करते हैं तो पूरा इवन डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का रहता है खेतों में, तो हमारे जो क्रॉप है वो काफ़ी साउंड और अच्छी ग्रोथ मिलती है। या फिर ड्रिप इरिगेशन, इसके लिए खेत के बीच से और किनारे पतली पतली पाइप लगा दी जाती है और उसमें छोटे छोटे टैप लाइक स्ट्रक्चर उसमें फिट कर दिया जाता है, या कुछ पॉइंट से होल कर दिए जाते हैं। तो इसमें पानी जो है धीरे धीरे खेतों की सिंचाई करता रहता है, बूंद बूंद में पानी निकलता रहता है वो खेतों की सिंचाई करता है। तो ये उन तरह के पौधों में, ये सिंचाई उन तरह के पौधों में लगती है जो जिसमें धूप के कारण ज़्यादा, जिनके पत्ते हल्के होते हैं और जिनमें
जिनके जो स्टेम्स होते हैं वो जिनमें सेल्यूलोज कम पाया जाता है, और वो धूप द्वारा जब धूप पड़ती है तो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, या उनको सेल्यूलोज बचाने के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उन पौधों में इसका यूज़ होता है। जैसे हमारे बनाना ट्रीज हैं या पपाया ट्री में भी ड्रिप इरिगेशन कभी कभी किया जाता है। अब बच्चों, जब हमने इरिगेट कर लिया, अपने खेतों को पूरा सिंचाई कर ली, तो अब उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं, या कुछ वो जो है वो हमारे एग्रीकल्चर लैंड के साथ वो प्लांट निकल आता है, उन्हीं के साथ वो जो पानी और खाद डाला जाता है उन्हीं के न्यूट्रिशन से वो ग्रो करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं खेतों के लिए। तो हम इनको दो तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम इसे वीडिसाइड्स का उपयोग करते हैं, और हम इन्हें इनमें कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, या इस तरह के केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं जो उन घासों को नुकसान पहुंचाए, हमारे क्रॉप्स को कोई इफेक्ट ना दे, या फिर हम इसकी मैनुअली छटाई कर सकते हैं। और इन पौधों पर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी कभी ये पौधे नहीं हार्मफुल करते, इन पौधों पर पनपने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, तो इनके लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, वो केमिकल्स छिड़कते हैं जिससे वो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर पेस्टिसाइड जब प्रयोग हम कर लेते हैं तो हमारा खेत जो है वीडिसाइड या पेस्टिसाइड के बाद हमारा वीड्स और पेस्ट से बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम जब सुरक्षित हो जाता है तो हमारी जो फसल जब पक्के तैयार हो जाती है तो अब उसको हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, यानी कटाई का टाइम आता है। जब हमारी फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है तो उन्हें कटाई की जाती है। इसके लिए आप मैनुअली हाथों द्वारा किसान जो हमारे फार्मर है वो मैनुअली कटाई भी करते हैं। ये देखिए फार्मर मैनुअली कटाई कर रहा है, या फिर उसके लिए ये देखिए ग्रेन को जब कटाई कर लिया गया तो उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया गया, उसको थोड़ा सूखने देते हैं 1-2 दिन, फिर उसके बाद उसकी थ्रेसिंग की जाती है। वो उसको किसी हार्ड सरफेस पर पटक के ग्रेन्स को अलग किया जाता है, थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग के बाद या फिर हम उसके बाद इसको स्टोर करने का सिस्टम, उसको बाद जब ग्रेन अलग हो जाते हैं उनको स्टोर किया जाता है। तो ये तो मैनुअली कटाई करके इन्होंने मैनुअली ही थ्रेसिंग की है। और हमारा देखिए ये जो हार्वेस्टर आता है, ये हार्वेस्टर, तो इसमें क्या होता है, हार्वेस्टर कटाई भी कर देता, उसके बाद वो उसको थ्रेस भी कर देता और हमें ग्रेन मिल जाता है। तो या तो किसान मैनुअली कटाई करता है या फिर हार्वेस्टर द्वारा कर सकता है। फिर विनोइंग, अब इसको क्या किया जाता है, इसमें से इसको जो हमारे ग्रेन्स आते हैं वो उसमें छिलके होते हैं, ऊपर उसके छिलके होते हैं, तो उसे हमें साफ़ करना होता है। या उसमें और भी वीडिसाइड्स प्लांट भी कट जाते हैं तो उनके जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं, तो ये सब हमें क्या करता है, विनोइंग मशीन द्वारा इसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद हमें वो जब उसके उसमें से एक्स्ट्रा जितने भी हमारे पार्ट है जो हमारे ग्रेन से अलग वाले पार्ट है निकल जाते हैं, तो इसकी हूटिंग की जाती है, तो हूलिंग की जाती है। तो इसमें हूलर मशीन क्या करता है, जो ग्रेन्स के हमारे आउटर कवर है, यानी ग्रेन्स के जो छिलके जैसे पैडी का छिलका होता है या वीट का छिलका होता है, उसे अलग करता है हूलर द्वारा। फिर उसके बाद अगर कोई ग्रेन ऐसा है जो हम उसको खड़ा नहीं प्रयोग करना, उसको पीस के प्रयोग किया जाता है, तो जब उसको फ्लोर में चेंज करता है जो मशीन, उसे हम मिलिंग मशीन कहते हैं। तो कुछ ग्रेन होते हैं जिन्हें हम मिलिंग करते हैं और कुछ ग्रेन हमें मिलिंग नहीं करनी पड़ती है। तो जो जैसा होता है अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स हम उसकी मिलिंग करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद जब हमारा सारा प्रोसेस हो गया, हमारा पूरी क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, अब इसको स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करने के लिए हमारे किसानों के पास मैनुअली स्टोर होता है, या इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से स्टोरेज बनाए गए, साइलोस वगैरह बनाए गए जहाँ हम अपना अनाज स्टोर कर सकते हैं। या घरों में हमारे पास छोटे छोटे साइलोज होते हैं जिनमें हम मैनुअली स्टोर करते हैं। और जब फार्मर ज़्यादा लार्ज स्केल पर क्रॉप प्रोडक्शन करता है तो वो उसके लिए गवर्नमेंट के पास अपना अनाज जमा करवा देता है, और जब चाहे तो वो उसको निकाल के अपना यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा ये बड़े बड़े साइलोज बनाए गए हैं।
ये साइलोज जो अनाज के लार्ज स्केल में अनाज जहाँ स्टोर किया जाता है उसे साइलो कहते हैं। तो साइलो द्वारा हम गवर्नमेंट के पास भी अपना अनाज जमा कर सकते हैं, या फिर हम घर में मैनुअल साइलो बनवा के रख सकते हैं, वहाँ जमा कर सकते हैं, या हम छोटी छोटी ग्रैनीज में यानी छोटे छोटे बैग्स में हम भर के इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्राफ्ट को स्टोरेज करते हैं, और क्राफ्ट स्टोरेज में भी हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जिससे इसमें कोई भी पेस्ट या कोई भी पेस्ट जो है इसको हार्म ना पहुंचा पाए। तो हम यहाँ पर केमिकल स्टोर करने से पहले इसको अच्छी तरह सुखा के बिल्कुल अच्छी तरह सुखाते हैं। इसके अलावा केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर का लास्ट स्टेप है कि फिर स्टोर करने के बाद अब जब तक हमारा अनाज जो है साल 2 साल 4 साल हम आराम से रख सकते हैं, और इसको फिर अगले साल नए बीजों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन साइकिल मैंने अभी पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। तो बच्चों, आपका ये 2nd चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसका जो भी एक्सरसाइज है और नोट्स हैं या क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये आपको कैंपस ऐप में मिलेंगे। आप वीडियो भी कैंपस ऐप में आपको मिलेगा, लेकिन वीडियो व्हाट्सएप पे आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इसका होमवर्क, आपका एक्सरसाइज और आपके नोट्स, ये सभी आपको कैंपस ऐप में मिलेंगे। प्लीज़ आप वहाँ से इसको देखिए और अपने वर्क को पूरा करिए। थैंक यू।